गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और आप बहुत ही ऊंचे मकाम तक जाएं। जो भी आपकी इच्छा हो वो पूरी हो। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है वो है एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। ये आपके आज के लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमने प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो प्लीज़ वॉच करके आइए, तब जाके आपको ये लेक्चर समझ में आएगी। नहीं तो बीच में आप आइएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास हमारे हर एक वीडियो की अपडेट आती रही। और ये है सेमेस्टर 1 बच्चों के लिए है, बीएड के जो सेमेस्टर 1 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। कोल्हा यूनिवर्सिटी के। हो सकता है हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग आपके एम ऑफ एजुकेशन जो चैप्टर है वो कभी कभी आपको सेमेस्टर 3 में, 4 में या 2 में या किसी किसी को 1 में भी दिख सकता है। तो ये वेरी करते रहता है, ठीक है। तो जहाँ जिसका जहाँ मिल रहा है, जिस सेमेस्टर में जहाँ भी काम आ रहा है आप लोग वॉच कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जिनको भी नोट्स चाहिए या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, हमने हर वीडियो के कंप्लीट होने के एक दिन के बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो हम अपने टेलीग्राम में अपलोड करते हैं ताकि बच्चे मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों को आकलन कर सके कि जो मैं सर से पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए सही है कि नहीं है, मैं क्वेश्चंस लगाने सीख रहा हूँ कि नहीं सीख रहा हूँ। ये थोड़ा उनके लिए अच्छा हो जाता है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस दोनों यहाँ मिल जाएंगे अपन को फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। तो पिछले क्लासेस में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, किसी को याद है? देखिए, पिछले क्लासेस में हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़े थे, ग्लोबलाइजेशन तक पढ़ लिए थे हम लोग। आज पढ़ेंगे हम लोग सोर्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज एक ही लेक्चर में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। और जिनको हमारी वीडियो स्लो लग रही है वो 2 के स्पीड में वॉच कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य, ये हो गया आपका टॉपिक और इसका हो गया सब हेडिंग सब। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सोर्सेस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के स्रोत। तो देखिए, शिक्षा के उद्देश्य के जो स्रोत है वो क्या है, वो फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड मतलब वो स्थायी नहीं है। अब शिक्षा के उद्देश्य का जो स्रोत है वो हम लोग बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनसे हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे हम पूछे क्या क्या हो सकता है शिक्षा के उद्देश्य के स्रोत, एक तो हो गया आपका सोशल, जिसे हम लोग कहते हैं सामाजिक, फिलोसॉफिकल कह सकते हैं, जो फिलोसॉफिकल थिंकर्स होते हैं वे लोग देते हैं, ठीक है। संविधान से ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल सोर्सेज से ले सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे विविध तरह के आपके सोर्सेस हैं जिनसे हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, एम ऑफ एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो एम ऑफ एजुकेशन क्या है? एम ऑफ एजुकेशन फिक्स नहीं है और एम ऑफ एजुकेशन को डिराइव किया गया है, बहुत ही वेरियस सोर्सेज से डिराइव किया गया है जिनके बारे में हमने आपसे बात की थी। पहले तो हो गया आपका हो गया सोशल, सेकेंडली आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल, थर्ड हो गया आपका साइकोलॉजिकल, और फोर्थ क्या हो गया आपका फिलोसॉफिकल। तो ये सारे क्या हैं आपके सोर्सेस हैं, डिफरेंट तरह के सोर्सेस हैं जिससे हम लोग ले सकते हैं। लेकिन मेजरली सोर्सेस ऑफ एम ऑफ एजुकेशन में हम लोग 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे मेजरली, ठीक है। मेजरली 2 सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। क्या क्या सोर्सेस? एक हो गया एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल एम्स डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे संविधान में हमें जो एम ऑफ एजुकेशन दिया है, जो शिक्षा के उद्देश्य है। जैसे कि कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कुछ थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि विवेकानंद हो गया, अरविंद जी हो गए। तो बहुत सारे जो हैं थिंकर्स के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेजरली हम लोग इन 2 सोर्सेस के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और बीच में भागने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग टेस्ट लगाएंगे, फिर वही है 0 बटा सन्नाटा। एजुकेशनल एम्स डिराइव्ड फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो भारतीय संविधान से हम लोग प्राप्त किए हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो जो हमारे भारत के संविधान है वो क्या करते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है हमारे इंडियन एजुकेशन को। इट रिफ्लेक्ट्स नेशनल आइडियाज, और नेशनल आइडियल्स को जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो नेशनल आइडियल्स, नेशनल आदर्श क्या है? तो नेशनल आइडियल्स जो हैं वो आपके हो गए, एक सेकेंड, वो हो गए आपके जस्टिस,
सेकंड हो गया लिबर्टी, और थर्ड हो गया इक्वलिटी, और फोर्थ हो गया फ्रेटर्निटी। जस्टिस का हो जाएगा आपका न्याय हिंदी में, लिबर्टी का हो जाएगा स्वतंत्रता, और इक्वलिटी का हो जाएगा समानता, और फ्रेटर्निटी का हम लोग बोल सकते हैं बंधुत्व या फिर भाईचारा, और इंग्लिश से बोल सकते हैं ब्रदरहुड। और इसका जो आपका हिंदी मीनिंग है सोशल का, ये सामाजिक हो गया, ये हो गया संवैधानिक, और साइकोलॉजिकल का होगा आपका मनोवैज्ञानिक, और फिलोसॉफिकल का होगा दार्शनिक। ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि आप लेक्चर सुन रहे हैं और कुछ नोट नहीं कर रहे हैं। आप लोग कॉपी पेन साथ लेके बैठिए ताकि अपना नोट करते रहें, नहीं तो फिर तो सोचेंगे सर तो नोट्स दे रहे हैं, नोट से मेरा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड एजुकेशनल एम्स, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। इक्वलिटी और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और समानता के बारे में यहाँ पर बात होगी कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, शिक्षा में क्या होना चाहिए, हर किसी को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, या जो छोटे कास्ट के होते हैं जैसे ST SC OBC जैसे होते हैं, या फिर माइनॉरिटीज़। तो हर वर्ग के लोगों को शिक्षा मिलने का अधिकार है। ये कौन कहता है? इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस कहता है। डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म, इसमें किस चीज़ की बात की गई है? इसमें आपका डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करने की बात कही है। जो एजुकेशन से रिलेटेड जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उनको प्रमोट करने की बातें की गई है। हर रिलीजन, हर कल्चर को, हर धर्म, हर संस्कृति को आपको सम्मान करना है। नेशनल इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता को बढ़ावा देना है। प्रमोशन ऑफ कॉमन सिटीजनशिप, कॉमन सिटीजनशिप को क्या करना है? प्रमोशन करना है, प्रमोट करना है। फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, तो हमारे फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, अगर आपको कोई पूछे कि हमें शिक्षा का अधिकार कितने नंबर आर्टिकल में दिया गया, तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमें जो राइट टू एजुकेशन का जो हक है, शिक्षा का जो अधिकार है, वो हमें आर्टिकल 21 में दिया। इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है, चाहे आप सीटेट, एक सेकेंड, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दें, चाहे आप KVS का, NVS, हर टीचिंग एग्जाम में आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। इवन BEd में भी आपको क्या होगी? नज़र आएगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो हमें आर्टिकल नंबर 21A में दिया गया है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। किसके वजह से? एजुकेशन की वजह से। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है क्या? समाज का समाजवादी स्वरूप, उसे ही कहते हैं सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन फॉर रिड्यूसिंग इकोनॉमी एंड इक्वलिटी, आर्थिक असमानता के कम करने के लिए शिक्षा, जो आर्थिक रूप से जो असमानताएं हैं उसको कम करने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। स्किल्ड एंड वोकेशनल एजुकेशन, तो स्किल और वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया गया, लाया गया। आप कौशल विकास, तो अभी आप देख सकते हैं जो दीनदयाल योजना है उसमें आपको क्या कर रही है? उसमें आपको स्किल डेवलपमेंट आपको कराई जा रही है। उसमें बहुत सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे नर्सेस का कोर्स हो गया, सिलाई बुनाई का हो गया। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन को वही प्रमोट कर रहा है। तो जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो संविधान है, उनका मेन फोकस क्या रह गया? उसका मेन फोकस रह गया क्या क्रिएट करने का? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को क्रिएट करना उसका रह गया, जो सामाजिक रूप से कमिटेड हो, सोशली कमिटेड सिटीजन को क्रिएट करने रह गया। एक हो गया डेमोक्रेटिक सिटीजन, ठीक है, डेमोक्रेटिक और स्किल्ड सिटीजन हमको क्रिएट करना है। ये हमारे जो संविधान है उसका क्या हो गया? उसका मेन एम हो गया। आई होप आपको इतना क्लियर है। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एम्स, तो क्या क्या मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एम्स थे उनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में समान अवसर। शिक्षा में क्या होना चाहिए? हर किसी को समान अवसर मिलनी चाहिए। सोशल जस्टिस फॉर वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक न्याय। डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सिटीजनशिप, लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिकता। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। मॉरल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक एवं नागरिक उत्तरदायित्व।
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये जो कुछ पॉइंट्स है ये आपको याद रखना है। इससे अगर इसे आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। अगर मान लीजिए एग्जाम पूछ लिया कि व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एम्स इन इंडियन एजुकेशन, तो आपको ये चीजें लिखनी है। तो चलिए कुछ अनुच्छेदों के बारे में, कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो एजुकेशन में है, हमारी जो संविधान है, उसमें हमें क्या क्या हक दिया गया है, क्या क्या अधिकार दिया गया है एजुकेशन को लेके, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी, वो भी विस्तार रूप से। आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, अनुच्छेद 21, यहां पर ए होगा, क नहीं, इसको ए कीजिए। आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार मतलब राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करती है। The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years. It makes education a fundamental right. राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। तो जो राज्य में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 6 से लेकर 14 वर्ष की जो आयु है, जिनकी एज कितना है, 6 से लेके 14 जिनकी एज है, उनको क्या करना चाहिए, उनको कंपलसरी एजुकेशन, उनको क्या करनी चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। और वो भी क्या, निःशुल्क, फ्री मिलना चाहिए, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कौन कहता है, ये कहता है हमारा आर्टिकल 21A कहता है। और इसे क्या, हमारे एजुकेशन का फंडामेंटल राइट इसे बनाता है। मतलब ये शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, आर्टिकल 21A। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टेट सेल आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 क्या बात करती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की बात करती है। द स्टेट सेल इंटरफियर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था करने की प्रयास करेगी। तो राज्य को क्या प्रयास करना है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो देखभाल है उसको करना चाहिए, और उसके साथ साथ शिक्षा भी प्रदान करना चाहिए। किनको प्रदान करना चाहिए, जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं। अगर आप आंगनबाड़ी में देखें तो 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। वहां पर देखिएगा, अगर बहुत सारे बच्चे वहां जाने को नहीं मानते तो उनके लिए एग्स, जो अंडे होते हैं, उनको अंडे भी दिए जाते हैं खाने के लिए। ठीक है, कुछ फ्रूट्स भी दी जाते हैं, तो जिससे क्या होगा, बच्चे वहाँ रेगुलर बेसिस पे जाएंगे। तो ये भी एक तरह का, अगर देखें, मिड डे मील का भी प्रपोज किया गया था। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये सारी चीजें एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए धीरे धीरे लाई गई। चलिए आर्टिकल 45 क्लियर हो गया। आर्टिकल 45 क्या बात करती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की बात करती है। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ ST SC एंड OBCs। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की शिक्षा। द स्टेट शेल प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC STs एंड वीकर सेक्शन। राज्य अनुसूचित जातियों तथा कमजोर वर्ग के शिक्षक एवं शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करेगी। जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जो वीकर सेक्शन में किस किस को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हो गया ST SC OBCs, इन सभी को हम शामिल कर सकते हैं। तो उनको भी आर्थिक रूप से उनको सहायता मिलनी चाहिए, उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये कौन कहता है, आर्टिकल 46 कहता है। उनको संरक्षण मिलना चाहिए सरकार के द्वारा, और राज्य ये सारे प्रदान करने के लिए बाध्य है। ठीक है, आर्टिकल 15(1) नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। आर्टिकल 15(1) क्या कहती है, शिक्षा में भेदभाव निषेध। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस
इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर शिक्षा में भेदभाव नहीं करेगी। तो राज्य क्या क्या कहती है, हमारे जो संविधान है वो क्या कहती है, संविधान कहती है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी किसी भी सिटीजन के साथ। क्यों नहीं, किस ग्राउंड के बेसिस पे, किस बेसिस पे नहीं करेगी, लिंग, जाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। उन सभी को शिक्षा में अधिकार है और उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। ये कौन कहता है, आर्टिकल 15(1) कहता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। आर्टिकल 15(3) स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन। तो राज्य में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान कर सकता है। तो राज्य सरकार के पास एक ऐसा अधिकार है, अगर आप किसी भी स्टेट में जाएं तो महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे स्कीम लाई जाती है। अगर आप झारखंड में देखें तो आप मैया समान योजना देख सकते हैं, अगर आप बंगाल में जाएं तो लौकी भंडार देख सकते हैं। तो महिलाओं को कुछ ना कुछ राशि दी जाती है जिससे क्या हो सके, उनकी आर्थिक रूप से सहायता हो सके। स्टाइपेंड अगर देखें आप, ये भी एक सरकार की योजना है जिससे क्या होती है, हमारे देश की जो महिलाएं, हमारे राज्य की जो महिलाएं हैं उनको क्या हो सके, उनको कुछ सहायता प्रदान किया जा सके ताकि वो एजुकेशन में वो और आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है, तो ये कौन कहता है, ये आर्टिकल 15(3) कहता है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। कौन बना सकता है, राज्य सरकार बना सकता है। ये बातें आपको याद रखनी है, समझे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15(4) रिजर्वेशन इन एजुकेशन। एजुकेशन में क्या होनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, शिक्षा में आरक्षण मिलनी चाहिए। द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ST, SCs एंड SCs। राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षिक आरक्षण प्रदान करेगी। तो राज्य में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको क्या होनी चाहिए, उनको स्पेशल अधिकार मिलना चाहिए, स्पेशल प्रोविजंस मिलनी चाहिए ताकि उन जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको जो एजुकेशंस में है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप सुने होंगे कि रिजर्वेशन कोटा बोल के होता है, जो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में आप लोग देख सकते हैं, या फिर इवन आप अगर इसमें एडमिशन लिए हैं बीएड में तो आप देख सकते हैं, आपको आप अगर ओबीसी हैं, एसटीज हैं तो आपको उस कोटा में आपको कुछ नंबर ऐसे होते हैं, इतना नंबर लाने से आप लोगों को मिल जाता है ना। तो ये सारे आप लोग अभी ये सारी जो स्कीम्स है ये सारे आपको आर्टिकल 15(4) की वजह से मिलता है। अगर आर्टिकल 15(4) ना लिखा गया होता तो आपको एजुकेशन में रिजर्वेशन ही नहीं मिलता है। तो आपको ये बातें आपको याद रखनी है, आर्टिकल 15(4), ठीक है। आर्टिकल 16(4) रिजर्वेशन रिलेटेड टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर एवं आरक्षण, प्रोवाइड रिजर्वेशन इन सर्विसेज इनडायरेक्टली प्रमोटिंग एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। यह अनुच्छेद सेवाओं में आरक्षण अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक उन्नति को प्रोत्साहित करता है। तो किनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो सर्विसेज है, सभी सर्विसेज में क्या होनी चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए। इनडायरेक्टली प्रमोशन होनी चाहिए एजुकेशन में, एजुकेशन को एडवांसमेंट करने के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलनी चाहिए। तो ये कौन कहता है, आर्टिकल 16(4) कहता है। क्या कहता है, रिजर्वेशन रिलेटेड टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए, जो एजुकेशन में है उनको अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए उनको क्या होनी चाहिए, उनके लिए रिजर्वेशन बनाना चाहिए, रिजर्वेशन कोटा को लाना चाहिए। समान अवसर एवं आरक्षण, समान अवसर तो मिलना ही चाहिए, साथ साथ उनको आरक्षण भी मिलना चाहिए, ठीक है। यह आपको याद रखना है, आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो भाषा लिपि, एक सेकंड, हाँ, तो किस किस चीजों में प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जो मान लीजिए कुछ ऐसे जनजातियां हैं जो जिनके कुछ अपने लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए एक एग्जांपल की तरह आप ले सकते हैं, जैसे कि हो गया औलचिकी, हो, कुड़माली, कुछ ऐसे
लैंग्वेजेस हैं जो गायब होने के कगार पे हैं, जैसे असुर जनजाति के बारे में आप लोग सुने होंगे। उनकी भाषा, उनकी प्रणाली, उनकी जनजाति, उनकी जो रिलीजियन है, सॉरी उनके जो क्या बोलते हैं संस्कृति है, उनके कल्चर है, वो क्या हो रहे धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। हम लोग ये चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े थे शायद किसी चैप्टर में, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है। ये कौन कहता है, ये कहता है आर्टिकल 29(1) प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज राइट टू कंजर्व इट। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो ऐसे जनजातीय हैं जिनके कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ कल्चर्स हैं, जिसको जो खत्म होने के कगार पे है, उनको क्या करना चाहिए, उनको हमको बचा के रखना है, उनको संरक्षित करना है। ये कौन कहता है, आर्टिकल 29(1) कहता है। आर्टिकल 29(2) एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अनुच्छेद 29(2) आरक्षण शिक्षण संस्थान में प्रवेश। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द स्टेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाता। देखिए, कोई भी हमारे भारत के जो छात्र हैं या फिर किसी भी राज्य के हमारे जो छात्र हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है, जो भारत में निवास करते हैं उनके लिए, कि आप किसी का धर्म देख के, किसी की जाति देख के, किसी की भाषा देख के आप उनको कॉलेज या स्कूल में प्रवेश लेने से रोक नहीं सकते हैं, उनको प्रवेश देना होगा। ये एडमिशन लेने के लिए कोई डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई मना नहीं कर सकता है। तो ये कौन कहता है, आर्टिकल 29(2) कहता है एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको कहीं पर अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल 29(2) के द्वारा हमको अधिकार दिया गया है, आप हमें रोक नहीं सकते एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। आर्टिकल 31 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। सभी अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार है। तो जितने भी जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, एक तो हो गया आपका सिख, जो सिख कम्युनिटीज होते हैं, सेकंड हो गया मुस्लिम्स, थर्ड हो गया क्रिश्चियंस। तो कुछ जो कम्युनिटीज हैं, कुछ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनको ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया आर्टिकल 31 के द्वारा। क्या, आर्टिकल 31 के द्वारा उनको ऐसे कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने अनुसार, अपने पसंदीदा क्या कर सकते हैं, एक शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उससे संचालित रूप से चला भी सकते हैं, उसे एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, उसको चला भी सकते हैं। जैसे कि करीम सिटी, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे करीम सिटी में पढ़ते होंगे, ठीक है। और एक याद नहीं आ रहा है, ये तो झारखंड की बात हो गई, और एक वो है, याद नहीं आ रहा यार, सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आई थिंक, हाँ वो हो सकता है आई थिंक। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर माइनॉरिटीज लोग अपने स्कूल खोलते हैं और वो अपने अनुसार उसको संचालित भी करते हैं। उनको ये अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल 31 में, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अरे मेरे बच्चे स्मार्ट है, समझ ही जाएंगे। आर्टिकल 32 एड टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, ओके। अनुच्छेद 32 अल्पसंख्यक संस्थान को सहायता। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट व्हाइल ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट। राज्य शिक्षण संस्थान को सहायता देते समय भेदभाव नहीं करेगी। तो राज्य में कुछ फंड होती है, राज्य सरकार के पास कुछ फंड होती है, जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कुछ फंड प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो सुचारू रूप से उन इंस्टीट्यूट को चल सके, रन हो सके। तो गवर्नमेंट कुछ क्या देते हैं, ग्रांटिंग एड्स देते हैं, कुछ सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कुछ सहायता प्रदान करते हैं, ग्रांटिंग एड्स टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उनको कुछ सहायता प्रदान करती है, कौन, हमारे राज्य सरकार। और इसमें कोई राज्य सरकार क्या करेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। क्लियर है? तो आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। गला पकड़ गया।
आर्टिकल 350 ए इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, मातृभाषा में शिक्षा, इसमें इसको भी ए कीजिए 350 ए, ठीक है। द स्टेट शैल प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज और स्टेज फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। राज्य भाषाई अल्पसंख्यक को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण प्रदान करने चाहिए। जो माइनॉरिटीज है तो उनको क्या करना चाहिए, इवन माइनॉरिटीज हो या फिर नॉन माइनॉरिटीज हो, ये सरकार का आदेश था। ये हमारे आर्टिकल्स में ये लिखा गया है कि अगर आप प्राइमरी स्टेजेस में जितने भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको मातृभाषा में, जो उनका उसका मदर टंग है, जो घर में बोले जाने वाली भाषाएं हैं उनमें उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई घर में बंगला बोलता है, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज, तो उनको बंगाली लैंग्वेज में शिक्षा देना चाहिए। कोई अगर हिंदी बोलता है तो उनको हिंदी में, कोई उर्दू में बोलता है तो उनको उर्दू लैंग्वेज में उनको क्या करना चाहिए, उनको शिक्षा देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसने कहा है, ये कहा है आर्टिकल 350 ए में, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। मदर टंग में क्या, जो मातृभाषा में क्या होनी चाहिए, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। आर्टिकल 351 डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो आर्टिकल 351 क्या कहता है, अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी भाषा का विकास होना चाहिए। द स्टेट सेल प्रमोट द स्प्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो स्टेट को क्या करना चाहिए, जो हिंदी जो भाषा है उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको हर स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, इवन इन बंगाल में पढ़ाना चाहिए, तमिल स्टेट में पढ़ाना चाहिए, तेलुगु स्टेट में पढ़ाना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पाता है किसी किसी स्टेट में। बट ये आर्टिकल नंबर 351 हमें कहता है कि राज्य को प्रमोट करना चाहिए कि उसका जो भाषा है ना, उसको प्रमोट करना चाहिए, हिंदी भाषा को प्रमोट करना चाहिए। आर्टिकल 41 राइट टू एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 41 में, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नीति निर्देशक तत्वों में ऐड किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 41 शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक तत्व। The state shall make effective provision for securing right to education within economic capacity। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार शिक्षा अधिकार सुनिश्चित करेगा। राज्य जो है अपने आर्थिक जो क्षमता के अनुसार क्या करेगी, क्या सुनिश्चित करेगी, आर्थिक क्षमता के अनुसार शिक्षा का अधिकार जो है वो सुनिश्चित करेगी। ये कौन कहता है, आर्टिकल 41 कहता है। तो आर्टिकल 51 ए के क्या कहता है, आर्टिकल 51 ए के कहता है कि पेरेंट्स को जो है वो अपने बच्चों को, जो 6 से लेकर 14 वर्ष की जो आयु के जो बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको शिक्षा में उनको अवसर प्रदान करना चाहिए। ये कौन कहता है, आर्टिकल 51 के कहता है। पेरेंट्स और गार्डियंस शेल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना अपना कर्तव्य समझेंगे, ठीक है। सेवेंथ स्केड्यूल कंकरेंट लिस्ट एंट्री 25, 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची। ये आर्टिकल नहीं है बट इसको आपको याद रखना है, ये कंकरेंट लिस्ट की बातें की जा रही है, 7th स्केड्यूल है ये आर्टिकल नहीं, ये अनुच्छेद नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको आपको याद रखना है सेक्शन पॉइंट को। एजुकेशन कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट, जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। मीनिंग बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट, इसका मतलब क्या है, जो सेंटर और स्टेट जो है, मतलब क्या, सेंटर में कौन बैठे हैं, हमारे मोदी जी बैठे हैं, और स्टेट में कौन बैठे हैं, हेमंत सोरेन कह लीजिए, या फिर ओडिशा में जो मामा जी है, क्या नाम है उसका, हेमंत विश्वास नाम है शायद, आई थिंक। हाँ, तो जो भी है, तो जितने भी राज्य में राज्य सरकार जो हैं वो चलाते हैं, वो क्या है, वो स्टेट है, और सेंटर में क्या कौन बैठे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो दोनों ही एजुकेशन के लिए दोनों ही कानून बना सकते हैं, चाहे हमारे राज्य सरकार हो चाहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही नियम बना सकते हैं। ये कौन कहता है, ये 7th स्केड्यूल कहता है, 7वीं अनुसूची कहती है। तो आप लोगों को जितना सारा आर्टिकल पढ़ना था उतना हमने पढ़ा दिया है, 15 आर्टिकल्स
एटलीस्ट आपको पढ़ने थे। अगर एग्जाम्स में अगर आपको पूछे कि कितने आर्टिकल्स हैं, तो आपको 15 आर्टिकल्स लिख देना है और उनको विस्तार रूप से जितना मैंने लिखाया गया है इस नोट्स में, उसको लाइन बाय लाइन आपको लिख देना है। चाहे आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, अपने भाषा में लिखिए, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन ऑन करिकुलम एंड ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजी, शिक्षा के उद्देश्य का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण अधिगम रणनीतियों पर प्रभाव। इंट्रोडक्शन, ये एक नया टॉपिक है। ठीक है, हम लोग कहाँ तक खत्म कर दिए अभी तक? चलिए देख लेते हैं एक बार कहाँ तक खत्म किया हम लोग। अभी हम लोग खत्म किए हैं हम लोग यहाँ तक खत्म कर लिए। ठीक है, अब हम लोग इन्फ्लुएंस ऑफ एम ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ चालू किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। The aim of education reflects the expectation of society from education. These aims strongly influence what is taught, curriculum, and how it is taught. Transactional studies. If education aim change, both curriculum and content and teaching method also change. तो इसको हम लोग एक बार हिंदी में रीड कर देते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो फिर। शिक्षा के उद्देश्य यह दर्शाते हैं कि सामाजिक शिक्षा से क्या अपेक्षा करता है। यह उद्देश्य यह निर्धारित करते हैं कि क्या पढ़ाया जाए, पाठ्यक्रम और कैसे पढ़ाया जाए। शिक्षण अधिगम रणनीतियां, उद्देश्यों में परिवर्तन होने पर पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां भी बदलती हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं क्या कहना चाहता है। तो एम ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या दर्शाता है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारी जो सोसाइटी है ना, जो हमारे समाज है, इनमें कुछ एक्सपेक्टेशन होती है एजुकेशन को लेके। क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है? देखिए, समाज में ना बहुत सारी ऐसी बातें घूमती रहती है कि मेरे बच्चे को ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजूंगा, मैं हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे सरकारी जॉब चाहिए। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे समाज के कुछ एक्सपेक्टेशंस है, कुछ अवधारणाएं हैं। लेकिन हम अभी उनके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग एजुकेशन एम्स की बात करेंगे। दीज एम्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस, जो ये एम है, एजुकेशनल एम्स है, ये क्या स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। क्या स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? इसमें कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं। क्या उद्देश्य निर्धारित होते हैं? व्हाट इज टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा। आपके जो करिकुलम्स हैं, आपके जो सिलेबस हैं, आपके सिलेबस में कुछ चीजें लिखाया गया है। ठीक है, तो करिकुलम जो है वो कौन डिजाइन करता है? ये जो करिकुलम है ये आपके जो कॉलेज या फिर आपके जो स्कूल्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी हैं, वो क्या करते हैं? वो करिकुलम को डिजाइन करते हैं। एंड हाउ इट इज टॉट, और कैसे पढ़ाया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांजिशनल स्ट्रेटजीज कहते हैं उसे। इफ एजुकेशनल एम्स चेंज, अगर एजुकेशन का एम बदल दिया जाए तो बोथ करिकुलम कंटेंट एंड टीचिंग मेथड, तो क्या हो जाएगा? अगर एजुकेशन का जो एम है, जो शिक्षा का जो एम है, मतलब उद्देश्य है, वो अगर बदल दिया जाए तो आपके जो करिकुलम का जो करिकुलम सेट किया गया है वो अभी बदल जाएगा और उसका टीचिंग का मेथड भी बदल जाएगा। सपोज दैट, एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे आप लोग समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए आप मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेजेस में उसका अलग अलग चैप्टर्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए आप हड्डी के डॉक्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो सिलेबस है, उसका जो करिकुलम है, ठीक है, जो आपके कंटेंट आपको आपके जो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे वो टोटली डिफरेंट होगा। आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं बात, टोटली डिफरेंट होगा। उसका टीचिंग स्टाइल, उसका टीचिंग का जो पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट होगा। तो ये सीधा सीधे कहना चाहता है कि जो हमारा एजुकेशन का जो एम है वो समाज के अनुसार, सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है। किसी को बिजनेस में जाना है, किसी को डॉक्टरेट करना है, किसी को क्या कह सकते हैं एमबीए करना है। तो हर जगह एजुकेशन का उद्देश्य, एजुकेशन का जो एम्स है वो बदलते रहते हैं और उसके अनुसार उसके करिकुलम डिजाइन किए जाते हैं और उसके अनुसार उसको पढ़ाया जाता है।
तो ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज मतलब क्या होता है, एक सेकंड, ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज मतलब क्या होता है, तो आपका कहना है कि कैसे पढ़ाया जाएगा, हाउ इट इज टॉट, कैसे पढ़ाया जाएगा, और व्हाट इज टॉट, करिकुलम मतलब क्या होता है, व्हाट इज टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा। और ये कौन डिसाइड करता है, ये आपकी यूनिवर्सिटी, ये आपके कॉलेज, ये आपके स्कूल डिसाइड करते हैं, जहां भी आप पढ़ते हैं वो डिसाइड करते हैं। आई होप इतनी देर जो मैंने इसको समझाने के लिए आपको समय दिया, आप ये चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ की, प्रमुख शब्दों का अर्थ। करिकुलम, पाठ्यक्रम मतलब क्या होता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। ए प्लान सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट, एक्टिविटीज एंड वैल्यूज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। तो विद्यालय के द्वारा, जो यूनिवर्सिटीज हो गए, कॉलेजेस हो गए हैं, उनके द्वारा कुछ प्री प्लान्ड, पहले से ही क्या होते हैं, आपके करिकुलम डिजाइन किए होते हैं। क्या होते हैं, डिजाइन किए होते हैं, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो पहले से ही क्या होते हैं, लिखे होते हैं। और उन्हीं चीज़ों को आपके स्कूल में आपके सब्जेक्ट्स के द्वारा आप देख सकते हैं, एक्टिविटीज़ के द्वारा आपको क्या कहते हैं, कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, कॉलेज या फिर स्कूल के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ाया जाता है। तो यही है करिकुलम। ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज, शिक्षण अधिगम रणनीतियां, मेथड एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय द टीचर टू ट्रांजैक्ट द करिकुलम इन द क्लासरूम। शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम को कक्षा में प्रभावी रूप से पढ़ाने की विधियां और तकनीकें। तो जिस मेथड से, जिस टेक्निक से टीचर यूज करते हैं आपको ज्ञान देने के लिए, पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए, उस नॉलेज को जो टीचर आपके क्लासरूम में यूज करते हैं, जिस टेक्निक्स के, जिस मेथड के, जिस स्किल के वो यूज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज। उसी को हिंदी में कहते हैं शिक्षण अधिगम रणनीतियां। आई होप इतना क्लियर होगा। जो मेथड, जो टेक्निक टीचर के द्वारा यूज किया जाता है अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, उसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज। बस इतना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन ऑन करिकुलम, शिक्षा के उद्देश्यों का पाठ्यक्रम पर प्रभाव। तो शिक्षा की जो उद्देश्य है वो उसका जो पाठ्यक्रम पर है, उसका जो करिकुलम है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, पहला जो एम है इसमें क्या बात करती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करती है। करिकुलम इंक्लूड्स फिजिकल एजुकेशन, एकेडमिक आर्ट्स, मोरल एजुकेशन, बैलेंस्ड इंक्लूजन ऑफ सोशलिस्टिक एंड को सोशलिस्टिक एरिया। पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, कला, नैतिक शिक्षा शामिल होती है, संज्ञानात्मक और सहपाठ्य गतिविधियां का संतुलन। तो देखिए, तो करिकुलम अगर आप देखें तो एजुकेशन का जो है वो मेन एम क्या है, एजुकेशन का मेन एम है होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे हम लोग कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, या फिर हिंदी में हम लोग कह सकते हैं सर्वांगीण विकास। बच्चे के अंदर ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑल ओवर डेवलपमेंट का कहने का तात्पर्य क्या है, ऑल ओवर डेवलपमेंट का कहने का तात्पर्य है, एक तो सोशली होना चाहिए, मतलब सामाजिक रूप से। सेकेंडली होना चाहिए आपका एजुकेशन के तौर पे भी, एजुकेशनल, इसे हम लोग कॉग्निटिव भी कह सकते हैं। तो एजुकेशन तौर पे, सामाजिक तौर पे, या फिर फिजिकली के तौर पे भी, फिजिकल तौर पे भी बच्चे की क्या होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये कौन कहता है, ये कहता है एम ऑफ एजुकेशन। और एम ऑफ एजुकेशन क्या कहता है, पहली बात कहता है कि बच्चे के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे आप एकेडमिक रूप से देखें, चाहे फिजिकल एजुकेशन के रूप में देखें, चाहे आर्ट्स, मोरल, जिसे हिंदी में कहते हैं शारीरिक शिक्षा, कला, नैतिक शिक्षा, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए। बैलेंस्ड इंक्लूजन ऑफ सोलिस्टिक, सहपाठीय और कोसोलिस्टिक। तो इन दो चीजों के बारे में हम लोग विस्तार रूप से बात करेंगे कि सोशलिस्टिक और को सोशलिस्टिक है क्या। एक सेकंड, आपको मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा। ये जो दो टर्म है देख पा रहे हैं, इस दो टर्म के बारे में हम लोग अभी विस्तार से बात करेंगे। तो क्या होता है सोलिस्टिक और कोसोलिस्टिक, ठीक है। तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं हम। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें आपका शामिल होता है एकेडमिक और
कॉग्निटिव, दोनों हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें रिलेटेड होती है, इसमें होती है रिलेटेड टू स्कूल टीचिंग एंड इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट्स। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, शामिल रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, ये खाली सोलिस्टिक जो डेवलपमेंट है, ये हम लोग कह सकते हैं एक तरह का मेंटली तौर पर, जो दिमागी रूप पर बच्चे की जो डेवलपमेंट होगी उसके बारे में बात कर सकते हैं हम लोग इसके। तो सोलिस्टिक में क्या क्या आ जाएगा आपका, एक तो आ जाएगा आपका एग्जाम्स, बच्चे पढ़ के एग्जाम्स देते हैं, वो हो गया। नेक्स्ट क्या बात कर सकते हैं हम लोग, क्विजेस के बारे में बात कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, और क्या बात कर सकते हैं, और बात कर सकते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। अगर वहीं पर अगर आप देखें को स्कॉलिस्टिक में क्या क्या हो सकता है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपका होगा नॉन एकेडमिक, ज़्यादातर नॉन एकेडमिक होती है, लेकिन एकेडमिक भी शामिल होगी, है ना। नॉन एकेडमिक सिलेबस में आप लिखेंगे होलिस्टिक, जिसे आप लोग कहते हैं सर्वांगीण विकास भी कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें रिलेटेड टू पर्सन सोशल एंड फिजिकल स्किल डेवलपमेंट अलोंग साइड विद एकेडमिक। तो एकेडमिक के साथ साथ बच्चे का क्या होगा, बच्चे का जो फिजिकल स्किल है उसमें भी बच्चे का डेवलपमेंट होगा। फिजिकल स्किल में क्या क्या कह सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर योगा, योगा कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, बताओ, और क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं डांस, और क्या कह सकते हैं हम लोग, डांस के साथ साथ आप लोग कह सकते हैं ड्रामा और लाइफ स्किल, और बताइए और क्या कह सकते हैं हम लोग, हाँ म्यूजिक कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें को सोलिस्टिक में आ जाएगा। और इसमें क्या है, इसके साथ साथ एकेडमिक लर्निंग भी चलेगी, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होगी, एकेडमिक लर्निंग भी चलेगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं को सोलिस्टिक, कहते हैं इसको को सोलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये चीजें आपको याद रखना है। इसका सिनोनिम्स वर्ड भी होता है, पता है आपको, तो बाद में और कंफ्यूजन हो जाएगा फिर आप लोगों को। सिनोनिम्स भी लिख देते हैं। सिनोनिम्स में क्या क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये जो दो वर्ड है इनका अलग अलग नामों से भी इनको जानते हैं। जैसे कि हो गया आपका को करिकुलर, हाँ। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं हम लोग, नॉन एकेडमिक, और क्या कह सकते हैं हम लोग, और कह सकते हैं स्किल बेस्ड, और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं साइकोमोटर भी कह सकते हैं। चलिए, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो जो पहला था ऑल राउंड डेवलपमेंट जो था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एम जो है इसका क्या है, तो सेकेंड एम के बारे में पढ़ते हैं, जो करिकुलम के ऊपर हमारे जो पाठ्यक्रम पर है क्या प्रभाव पड़ता है। तो सेकंड जो है वो क्या है, सोशल एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, मतलब क्या होता है, सामाजिक और लोकतांत्रिक विकास जिसे हम लोग कह सकते हैं। सब्जेक्ट लाइक सिविक्स, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज आर इंक्लूडेड। तो जो सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड रहते हैं, नागरिक शास्त्र, इतिहास, पर्यावरण अध्ययन को महत्व देता है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, इंक्लूडेड रहता है। एम्फेसिस ऑन इक्वलिटी एंड जस्टिस इन कॉर्पोरेशन, समानता, न्याय और सहयोग के मूल्य, ये सारी चीजें क्या होती है हमारे पाठ्यक्रम में एडेड किए जाते हैं। ये सेकंड इसका जो करिकुलम है उसका एम है, एम ऑफ एजुकेशन का सेकंड इसका स्टेप है, ठीक है। ये चीजें हमारे एजुकेशन में ऐड होना चाहिए। ये कौन ऐड करता है, ये हमारी यूनिवर्सिटीज ऐड करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पर जानते हैं किस चीज़ की बात हो रही है, हमारे यहाँ पर जितने भी बातें अभी हम यहाँ करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, वो सिर्फ
करिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको दिमाग में रखना है। यहाँ से जो चालू हुआ ना, यहाँ से देखिए, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से जो एम ऑफ यहाँ पर जो लिखा हुआ ना ऑलराउंड डेवलपमेंट, यहाँ पर करिकुलम के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है, करिकुलम की बात कर रहे हैं। करिकुलम में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वोकेशनल एंड इकोनॉमिक रिलायंसेस, सेल्फ रिलायंसेस। ओके, मतलब क्या होता है, व्यावसायिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता, जिसके बारे में बात करेंगे। स्किल बेस्ड कोर्सेज हमारे जो करिकुलम में है उसमें क्या क्या ऐड होना चाहिए, एक स्किल बेस्ड कोर्स ऐड होना चाहिए जहाँ पर कुछ हम लोग को सीखने को मिले, कौशल आधारित जिसे कहते हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट, व्यावसायिक विषय, जो व्यावसायिक विषय है उन सभी विषयों को हमारे करिकुलम में ऐड होना चाहिए। वर्क एजुकेशन, ठीक है, वर्क एजुकेशन भी ऐड होना चाहिए। प्रैक्टिकल एंड जॉब ओरिएंटेड करिकुलम, प्रैक्टिकली रूप पे भी समझाना चाहिए और जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। ये नहीं कि हम पीएचडी कर लिए हैं या फिर पीजी कर लिए, ग्रेजुएशन कर ली और हमारी डिग्री कोई वैल्यू ही नहीं है, हम घर में बैठे पड़े हुए हैं और फ्री की रोटियां तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे एजुकेशन को इतना सुधारना होना चाहिए कि हमारे बच्चे अगर कुछ उस करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो वो क्या होना चाहिए, वो जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। उनको जॉब मिलना चाहिए, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे बेकार बैठे हुए हैं। बट आजकल ऐसा ही हो रहा है, सबके पास पीएचडी डिग्री तक है बट जॉब किसी के पास नहीं है। सब यहाँ वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है या फिर ऐसे ही लटके हुए हैं सभी। ये बहुत दिक्कत की बात है, इस पे हमारे सरकार को काम करनी चाहिए। बट कोई आवाज़ उठाए तो ना, वैकेंसी नहीं है। तो इन सारी बातों को ड्रॉप करते हैं। चलिए हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। वैल्यू एजुकेशन, योगा, एथिक्स इंक्लूडेड, फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग। मूल्य शिक्षा, योग और नैतिकता, चरित्र निर्माण पर बल देना चाहिए। तो क्या देखिए, किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि एक जो बालक है उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप हो सके, उसको योगा से सिखाया जाए, उसको एथिक्स सिखाया जाए। एथिक्स मतलब क्या होता है, नैतिक मूल्यों के बारे में बताया जाए, उसको एजुकेशनल वैल्यूज मिले, शिक्षा के कुछ मूल्य मिले उनको। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऐड होना चाहिए, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है। एम्स, 5वां एम्स क्या है, साइंटिफिक टेम्पर एंड क्रिटिकल थिंकिंग। साइंस, मैथमेटिक्स, इंक्वायरी बेस्ड कंटेंट, एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग। विज्ञान और गणित को महत्व देना चाहिए। विज्ञान और गणित को क्या होना चाहिए, महत्व देना चाहिए, ताकि कॉलेजेस में, स्कूल्स में उन सभी चीज़ों को पढ़ाया जाए। प्रयोग और तार्किक सोच का विकास होना चाहिए। बच्चे आप अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे आपके साथ तर्क कर सके, है ना, उसको प्रयोग करके उस चीज़ों को प्रायोगिक रूप से उसको समझ सके। तो इसका जो था वो क्या था, इस पॉइंट का, इस हेडिंग का मतलब क्या था, साइंटिफिक टेम्पर एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब क्या हो गया, वैज्ञानिक सोच और आलोचनात्मक चिंतन जिसे हम लोग कहते हैं। इतना तो आप लोगों को क्लियर है 5वां पॉइंट तक। आई थिंक आगे और पॉइंट नहीं है। हाँ, आगे जो है वो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज के बारे में। ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज मतलब शिक्षण अधिगम रणनीति, इसके बारे में हमें बात करेंगे। करिकुलम के बारे में हम लोग पहले बात कर लिए 5 पॉइंट में, अब हम लोग 5 पॉइंट में इसको विस्तार से जानेंगे। ठीक है। इसका जो एम है, इसका पहला एम क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड डेवलपमेंट, बाल केंद्रित विकास। तो बाल केंद्रित विकास, जो बच्चों के अंदर क्या विकास होनी चाहिए, बच्चों के अंदर विकास होनी चाहिए करके सीखने का, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की जो है वो बच्चों के अंदर होनी चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण होनी चाहिए। सेकंड क्या एम क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, कोऑपरेटिव लर्निंग, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इनकरेज्ड, समूह चर्चा, वाद विवाद, सहभागिता पर बल देना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, देखिए कोई भी क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसके ऊपर अगर चर्चा ही ना हो, उसके ऊपर डिबेट ही ना हो, तो कैसे उस चीज़ को हम समझेंगे कि बच्चे समझ रहे हैं। आपको तो बच्चे से रिव्यू लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो सेकंड पॉइंट में है वो कहता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज होना चाहिए। मतलब
लोकतांत्रिक मूल्य होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास जिसे हम लोग कहते हैं। प्रोजेक्ट मेथड से बच्चों को बताया जाना चाहिए। एक देखिए आजकल आप लोग व्हाइट बोर्ड में बहुत सारे जो टीचर है जो एसएससी रेलवे का तैयारी करवाते हैं वो व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते हैं। यहाँ पे टीचर आते हैं और स्क्रीन में कुछ कुछ लिखते हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते हैं। तो उस तरह का होना चाहिए। फिर प्रोजेक्शन मेथड क्या होना चाहिए, एक प्रोजेक्शन मेथड में होना चाहिए। बिना प्रोजेक्शन मेथड से बच्चे उतना अच्छा समझ नहीं पाते, तो प्रोजेक्शन मेथड होना चाहिए, है कि नहीं। इससे इस प्रोजेक्शन मेथड से बच्चे अच्छे से समझा पाएंगे, टीचर अच्छे से समझा पाएंगे बच्चों को। तो स्किल बेस्ड होना चाहिए, प्रोजेक्शन मेथड होना चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क एंड वर्कशॉप पे लेके जाना चाहिए। अगर कोई इंजीनियरिंग का कोई डिग्री ले रहा है, उसमें अगर वर्कशॉप ही ना हो, वहाँ पर उसको अगर इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताया ना जाए, दिखाया ना जाए कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है, तो कैसे बच्चे समझेंगे। अगर आप कंप्यूटर में आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर में आपको बताया नहीं जाए कि MS ऑफिस ऐसे चलता है, ऐसे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, अगर आपको प्रैक्टिकली रूप में आपको दिखाया ना जाए तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो ये सारे क्या आते हैं, ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज में आते हैं, कैसे आपको पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रयोजना विधि और प्रयोगात्मक कार्य। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं। मॉरल, फोर्थ पॉइंट, मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन। इसका मतलब क्या होगा हिंदी में बताइए, नैतिक एवं मूल्यपूर्वक शिक्षा। स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले, टीचर एज ए रोल मॉडल। तो बच्चे क्या होते हैं, टीचर को एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं। कि बच्चे सोचते नहीं हमको बढ़ाओगे ना, इस टीचर के हिस्सा बनना है। तो टीचर को हमेशा एक रोल मॉडल की तरह होनी चाहिए। बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, डांटने के बजाय उनको कंसेप्ट सब क्लियर करना चाहिए, उनके डाउट्स क्लियर करना चाहिए, उसको स्टोरी टेलिंग के द्वारा बताना चाहिए, रोल प्ले के द्वारा बताना चाहिए, नाट्य रूपांतर के द्वारा बताना चाहिए। तो ये सारे क्या, ये सारे मेथड्स हैं कि बच्चों को आप लोग कैसे बताएंगे। और बच्चे के अंदर आपको एक मॉरल वैल्यू सेट करना है कि आपको देख के बच्चे को सीखे। ये नहीं कि आपको देख के बच्चे मतलब डिमोटिवेट हो जाए, आप उनको अच्छे से ना पढ़ाएं तो बच्चे ऑटोमेटिक डिमोटिवेट होंगे। आपको एक एज ए रोल मॉडल कैसे मानेंगे। तो ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आते हैं आपके ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज में आते हैं। एम्स, साइंटिफिक एटीट्यूड। तो साइंटिफिक एटीट्यूड, पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, साइंटिफिक एटीट्यूड के बारे में बात करता है। मतलब क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बात करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। तो बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए, समस्या समाधान करने की जो टेक्निक है वो डेवलप होनी चाहिए। इंक्वायरी एंड डिस्कवरिंग लर्निंग, खोज एवं अन्वेषण आधारित शिक्षण होनी चाहिए। चलिए आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो रिलेशनशिप अमॉन्ग एम्स, करिकुलम एंड ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज, ट्रांजैक्शंस। ओके, तो इन सभी के बीच क्या रिलेशन बनता है अगर आप देखें, एक तो हो गया आपका एम्स, एक हो गया करिकुलम और एक हो गया ट्रांजैक्शन। तो इनके बीच क्या क्या रिलेशन बनते हैं, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण रणनीतियां का संबंध क्या है, इनके बारे में जानते हैं। एम्स डिसाइड द करिकुलम, करिकुलम डिसाइड द टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग स्ट्रेटजीज हेल्प अचीव एजुकेशन एम्स। ठीक है, देखिए एम्स क्या डिसाइड करता है, एम्स डिसाइड करता है पाठ्यक्रम, करिकुलम डिसाइड करता है। और करिकुलम क्या डिसाइड करता है कि कैसे पढ़ाया जाएगा। अगर बच्चे को हमने प्रभावी रूप से अगर बच्चे को शिक्षण देना है तो क्या क्या विधियां होनी चाहिए, क्या क्या मेथड्स होने चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है, वो करिकुलम डिसाइड करता है। क्या क्या स्ट्रेटजीज हम लोग अपनाएंगे बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। और टीचिंग स्ट्रेटजीज हेल्प, टीचिंग स्टडीज जो टीचिंग का जो मेथड है वो क्या करती है, क्या करने में सहायता करती है हम लोग को, वो सहायता करने में मदद करती है, एजुकेशन एम को अचीव करने में सहायता करती है। मतलब शिक्षण विधियां उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। इतना क्लियर है बच्चों, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन देख गया तो मत समझिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आगे और है, इधर देखिए, है ना, तब हम भाग जाएंगे। फिर हम बोले थे पहले ही चैप्टर लंबा होने वाला है और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बार बार आपको 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं, एक ही वीडियो में हम लोग निपटाएंगे। कंक्लूजन, निष्कर्ष, इतना जो हम लोग पढ़े उसका क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एजुकेशनल एम्स एक्ट एज द फाउंडेशन ऑफ द इंटायर एजुकेशनल प्रोसेस। शिक्षा के उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का एक आधारशिला है।
आधारशिला मतलब क्या होता है, एक फाउंडेशन है, ठीक है। ए वेल डिजाइंड करिकुलम एंड इफेक्टिव ट्रांजेक्शन स्ट्रेटेजीज टुगेदर हेल्प इन अचीविंग डिजायर्ड एम ऑफ एजुकेशन। तो एक वेल डिजाइन करिकुलम, एक अच्छी तरह से अगर एक वेल डिजाइन हम लोग करिकुलम सेट करेंगे तो क्या होगी, हम लोग को एक डिजायर्ड एम ऑफ एजुकेशन, जो हमारा इच्छा है, हमको इस एम को, हमको इस उद्देश्य को हम लोग हासिल करना है एजुकेशन के द्वारा, वो क्या हो सकेगा, वो हमें प्राप्त हो सकेगी अगर हम लोग एक वेल डिजाइन करिकुलम और एक इफेक्टिव ट्रांजिशन स्टडीज अगर हम लोग साथ में मिलकर उसको अगर सेट करें तो हमें क्या होगी, एक डिजायर्ड एम ऑफ एजुकेशन हमें मिलेगी, ठीक है। हिंदी में अगर कहें, शिक्षा के उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। उपयुक्त पाठ्यक्रम और प्रभावी शिक्षण अधिगम रणनीतियां मिलकर शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। चलिए इतना क्लियर है। एजुकेशनल एम्स ऑफ ग्रेट थिंकर्स, तो हमारे जो ग्रेट थिंकर्स थे उनके क्या क्या एजुकेशनल एम्स थे उनके बारे में जानेंगे। जो महात्मा गांधी जी है उनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ठीक है। और उनका जो बर्थ प्लेस है, उनका जन्म स्थान कहाँ पर है, उनका जन्म स्थान है पोरबंदर। वो कहाँ है, गुजरात में है और हमारे भारत में। इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को हुई थी, न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर। इनके अनुसार क्या क्या था, क्या क्या मानते थे ये शिक्षा को लेके, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, महात्मा गांधी 1869 टू 1940 तक इनका कार्यकाल रहा, ये जीवित थे। और वो क्या थे, वो एक ग्रेट नेशनल लीडर थे एंड एजुकेशनल थिंकर्स थे, मतलब महान राष्ट्रीय नेता और शिक्षावादी थे ये। एजुकेशनल फिलोसॉफी, इनके क्या शैक्षिक दर्शन थे इनके। गांधी जी प्रपोज्ड बेसिक एजुकेशन नई तालीम व्हिच एम्फसाइज्ड लर्निंग थ्रू प्रोडक्टिव वर्क। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा नई तालीम का प्रतिपादन किया था, ठीक है। व्यूज ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर इनका क्या क्या विचार थे। एजुकेशन शुड डेवलप बॉडी माइंड सोल, शरीर मन और आत्म का विकास होना चाहिए इनके अनुसार। लर्निंग थ्रू हैंडीक्राफ्ट एंड वर्क, श्रम और हस्तकला के माध्यम से शिक्षा। एजुकेशन शुड बी फ्री कंपल्सरी एंड इन मदर टंग, एजुकेशन जो होगी, जो शिक्षा जो होगी वो मातृभाषा में होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए शिक्षा। मॉरल एंड कैरेक्टर एंड एजुकेशन एसेंशियल, नैतिक और चरित्र निर्माण पर बल दिया। एम्स ऑफ एजुकेशन, इनका शिक्षा के ऊपर इनका क्या उद्देश्य रहा। सेल्फ रिलायंसेस, आत्मनिर्भरता। ट्रुथ, सत्य के ऊपर। नॉन वायलेंस, अहिंसा। और सोशल सर्विस, सेवा के ऊपर इनका एम ऑफ एजुकेशन था। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का एम ऑफ एजुकेशन क्या, तो आपको क्या बताना है, सेल्फ रिलायंसेस, ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सोशल सर्विसेज, इनका ये था, मेन मोटो था एजुकेशन के ऊपर, एम ऑफ एजुकेशन का। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये एक महान कवि थे, महान पोएट थे, ठीक है। इनके बारे में हम जानते हैं। इनका जन्म 7 में 1861 में हुआ था, ठीक है। इनका जो बर्थ प्लेस है वो कलकत्ता में हुआ था, जिसे पहले हम कलकत्ता भी बोलते थे, इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 7 अगस्त 1941 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इंट्रोडक्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से लेकर 1941 तक थे। ही वॉज ए पोएट, वो एक पोएट थे, फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक भी थे वे, और एक शिक्षावादी भी थे, और एडुकेशनिस्ट और दार्शनिक भी थे, ठीक है। एजुकेशनल फिलोसॉफी, उनका जो शैक्षिक दर्शन क्या था, शैक्षिक दर्शन था नेचुरलिस्टिक एंड ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, प्रकृतिवादी एवं मानवतावादी शिक्षा इनका मेन उद्देश्य था। उनके एजुकेशन के ऊपर क्या व्यू पॉइंट थे, क्या क्या उनके विचार थे। लर्निंग इन नेचुरल सराउंडिंग, प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा। फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी इन एजुकेशन, स्वतंत्रता और सृजनात्मक शिक्षा, इनके ऊपर ये ज्यादा इनका एजुकेशन व्यू था, एजुकेशन के ऊपर इनका विचार था। एम्फेसिस ऑन आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर, कला, संगीत और साहित्य पर बल देते थे ये। एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, विश्व बंधु की भावनाता। एम ऑफ एजुकेशन, इनका शिक्षा के ऊपर क्या इसका एम था, इनका
हार्मोनी विथ नेचर एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, प्रकृति से समायोजन, सामंजस्य और मानव एकता इनका एम ऑफ एजुकेशन था। ये बातें आपको याद रखनी है। हार्मोनी विथ नेचर एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। श्री अरविंदो जी, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनका जो जन्म था 15 अगस्त 1872 में हुआ था। इनका भी जन्म कलकत्ता में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 5 दिसंबर 1950 को हुआ था। कहां पर हुआ था? पौंडीचेरी में हुआ था। इंट्रोडक्शन। श्री अरविंदो 1872 से लेके 1872 से लेके 1950 तक चला इनका कार्यकाल। वॉज ए फिलोसोफर एंड स्पिरिचुअल एजुकेटर, ये एक महान दार्शनिक और योगी थे। एजुकेशनल फिलोसॉफी, इंटीग्रेशनल एजुकेशन मतलब समग्र शिक्षा। इनका एजुकेशन के ऊपर क्या व्यू पॉइंट थे इनके? डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, वाइटल, मेंटल, साइकिक एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक विकास। एजुकेशन शुड बी इनर ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास होना चाहिए। टीचर एज ए गाइडर नॉट इंस्ट्रक्टर, टीचर एक गाइडर होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में। एम ऑफ एजुकेशन कंप्लीट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण एवं आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। इसका था एम ऑफ एजुकेशन, किसका? श्री अरविंदो जी का। स्वामी विवेकानंद, ये क्या कहते? इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में हुआ था। बर्थ प्लेस कहाँ था? कोलकाता, इंडिया में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल में इनकी मृत्यु हुई थी। इंट्रोडक्शन। स्वामी विवेकानंद 1863 से लेकर 1902 तक चला इनका कार्यकाल और ये एक महान, ये ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर थे, मतलब महान सन्यासी वो विचारक थे। एजुकेशनल फिलोसॉफी, मैन मेकिंग एजुकेशन मतलब मनुष्य निर्माण शिक्षा इनका फिलोसॉफी था। व्यू ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर इनका क्या व्यू पॉइंट थे, क्या इनके विचार थे? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, शिक्षा अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ता है। कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, चरित्र निर्माण व आत्मविश्वास। एजुकेशन फॉर द मासेस, जन शिक्षा पर बल दिया इन्होंने। एम ऑफ एजुकेशन स्ट्रेंथ, कैरेक्टर एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी, शक्ति, चरित्र और मानव सेवा पर इनका एम ऑफ एजुकेशन था। जॉन डुवे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 20 अक्टूबर 1859 में हुआ था। बर्थ प्लेस इनका कहाँ था? बर्लिंगटन, वर्मोंट, यूएसए में इनका बर्थ प्लेस था। उनका डेथ कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में डेथ हुआ था, वो कहाँ? यूएसए में है। 1 जून 1952 में इनका डेथ हो गया था। इंट्रोडक्शन। जॉन डुवे 1859 टू 1952 तक इनका कार्यकाल चला और ये क्या थे? ये प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर थे, मतलब प्रगतिवादी दार्शनिक थे। प्रैग्मेटिज्म एंड लर्निंग बाय डूइंग, कार्य करके सीखने का इनका मेन मोटो था। ये फिलोसॉफी दिए थे, ये प्रयोगवादी जिसे कहते हैं। व्यू पॉइंट, इनका व्यू पॉइंट क्या था? एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, एजुकेशन क्या है? शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सीखना, करके सीखना इनका मेन इनका व्यू पॉइंट था कि करके हम लोग ज्यादा सीख सकते हैं। डेमोक्रेटिक क्लासरूम, लोकतांत्रिक वातावरण, शिक्षा का उद्देश्य समस्या समाधान और सामाजिक दक्षता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सोशल एफिशिएंसी इनका एजुकेशनल एम था। जिदु कृष्णमूर्ति 11 मई 1895 में इनका जन्म हुआ था। इनका डेथ प्लेस था, सॉरी इनका बर्थ प्लेस था मंडनापल्ले आंध्र प्रदेश में इनका बर्थ प्लेस था। डेथ इनका था 17 फरवरी 1986 कैलिफोर्निया, यूएसए में इनका डेथ हो गया था। इंट्रोडक्शन। जे कृष्णमूर्ति 1895 टू 1986 तक इनका चला कार्यकाल। ये फ्रीडम फिलोसोफर थे, ये स्वतंत्रता के दार्शनिक थे। इनका व्यू पॉइंट क्या था एजुकेशन के ऊपर? एजुकेशन फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, आत्मबोध पर आधारित शिक्षा। फ्रीडम फॉर फियर एंड कंडीशनिंग, भय और बंधनों से मुक्त, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास इनका एजुकेशन के ऊपर व्यू पॉइंट था।
पाउलो फ्रीयर 19 सितंबर 1929 इनका बर्थ हुआ था और इसका बर्थ प्लेस था रेफिसाई ब्राजील में इनका बर्थ हुआ था। इनका जो डेथ है वो 2 मई 1997 हुआ था, साओ पाउलो ब्राजील में हुआ था। इसका डेथ प्लेस का नाम है ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन, पाउलो फ्रीयर 1921 to 1997 वाज द क्रिटिकल पेडागियो ब्राजील के शिक्षावर्ती थे, ये शिक्षाविद थे। पाउलो फ्रेरे 1929 to 1997 से ब्राजील के ये क्या थे, शिक्षावर्ती थे, विदित थे। शिक्षा का जो विचार था वो क्या था, एजुकेशनल व्यू पॉइंट क्या थे, अपोज बैंकिंग कंसेप्ट, ये बैंकिंग शिक्षा पद्धति का विरोध करते थे। एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, आलोचनात्मक चेतना का विकास होना चाहिए, इनका ये सम्मानना था। डायलॉग बेस्ड लर्निंग, संवादात्मक शिक्षा होनी चाहिए, ये इनका व्यू पॉइंट था। इवान इलिच क्या कहते थे, इनका जो बर्थ है वो 4 सितंबर 1926 में हुआ था। इनका जो बर्थ प्लेस है वो वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। डेथ कहाँ हुआ था, 2 दिसंबर 2000 में इनका डेथ हो गया था ब्रीमेन जर्मनी में। इवान इलिच 1926 to 2000 तक इनका कार्यकाल चला, जन्म से लेके मृत्यु तक। फॉर्मल स्कूलिंग, क्रिटिसाइज्ड फॉर्मल स्कूलिंग, औपचारिक शिक्षा के आलोचक थे ये। एजुकेशन के लेकिन इनका व्यू पॉइंट क्या था, कंसेप्ट ऑफ डी स्कूलिंग सोसाइटी, विद्यालय मुक्त समाज की अवधारणा, लर्निंग थ्रू इनफॉर्मल नेटवर्क, औपचारिक सीखने पर बल, एजुकेशन बियॉन्ड इंस्टीट्यूशन, संस्थानों से बाहर शिक्षा। तो इतने सारे हमने थिंकर्स के बारे में हम लोग अभी तक पढ़े, और अभी हम लोग अंतिम, ये लास्ट है, हम लोग कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। द एम ऑफ एजुकेशन आर शेप्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and enriched by the ideas of great educational thinker. These aims directly influence the curriculum and transactional strategies, ensuring education contributes to individual development and social progress. शिक्षा के उद्देश्य भारतीय संविधान से निर्धारित होते हैं। जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो एजुकेशनल एम्स है, उसको कौन सेट करता है, उसको कौन निर्धारित करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत के संविधान निर्धारित करते हैं। और महान शिक्षावादी के विचारों से समृद्ध है, और जो हमारे भारत में जो ग्रेट थिंकर्स है, ग्रेट एजुकेशनल थिंकर्स है, उनके विचारों से ये क्या है, ये समृद्ध है। ये उद्देश्य सीधे तौर पर पाठ्यक्रम तथा शिक्षण अधिगम, लेन देन रणनीतियों को प्रभावित करते हैं। तो ये जो है, हम लोग किस चीज को ये प्रभावित करते हैं, किस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे करिकुलम को, हमारे पाठ्यक्रम को, और ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज को ये प्रभावित करते हैं। इंश्योरिंग एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इंडिविजुअल, और ये तय करते हैं कि शिक्षा जो है वो क्या करे, वो सर्वांगीण विकास करे और समाज के हर वर्ग के लोगों तक ये पहुंचे, और हमारी जो क्या कहते हैं, सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कौन, एम ऑफ एजुकेशन। तो आप सभी का शुक्रिया, आप इतने देर तक हमारे साथ जुड़े रहें और इस लेक्चर को पूरा किए। तो आई होप हम जितना पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप इस लेक्चर को फिर से देख सकते हैं। अगर डाउट हो तो टेलीग्राम या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो कॉन्टेक्ट नंबर है आपको नीचे मेंशन है, आप उससे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और जिनको भी MCQ क्वेश्चन लगाना है इस वीडियो लेक्चर के बाद, वो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको MCQ प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। थैंक यू।